वेलकम टू द सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन माइंड मैप के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से, उसके बाद पढ़ेंगे हिस्ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे साइंस, फिर बिहार स्पेशल, उसके बाद करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सारा कुछ देखने वाले हम लोग आज पढ़ेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, देखते हैं पार्लियामेंट में क्या क्या कहानी है। सारी चीज़ों को जो है, जितना भी पार्लियामेंट में कॉन्सेप्ट दिया वो सारा कॉन्सेप्ट को 4 पेज में सिमुलेट किया गया है। ठीक है, अगर आप आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट आउट करवाते हो तो 2 पेज में कहानी ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं क्या क्या कहानी है हर एक चीज़ को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में क्या क्या है कहानी। राज्यसभा में पहली बात तो यह है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 है। ठीक है, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ। 12 नॉमिनेटेड, 238 स्टेट से और यूटी से। यूटी में कहाँ से? पुडुचेरी से, दिल्ली से और जम्मू एंड कश्मीर से। पहले जम्मू एंड कश्मीर नहीं था, ठीक है, अब ऐड किया गया जम्मू एंड कश्मीर को। तो पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर से पीटी में सवाल बनता है। सही है, 250, 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, 238, ठीक है, स्टेट से प्लस यूटी से। यूटी में पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है, आगे चलें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेंबर का एज कितना होना चाहिए भैया। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल होना चाहिए। देखो, मेंबर बनने के लिए 30 साल होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट प्लस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। ठीक है, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितना होना चाहिए भैया? 25 ईयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन है कि 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकंड ईयर। हर एक 2 साल में 1/3 मेंबर जो है रिटायर करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसका जो है टर्म जो दिया हुआ है, ठीक है, RPA 1951। RPA क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये कहता है कि 6 साल का टर्म है सर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं किया हुआ फिक्स टर्म। याद रखना है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स टर्म मेंशन नहीं किया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में टर्म दिया हुआ है 6 साल का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, लोकसभा पढ़ते हैं हम लोग। कॉमन सी बातें हैं, लेकिन एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो सही है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अगर ऐसा सवाल बन जाता है तो सवाल बनने का कगार तो यहीं पे है, पुडुचेरी, दिल्ली प्लस जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लोकसभा। लोकसभा की क्या कहानी है कि भैया प्रेजेंट में 524 मेंबर जो है, ठीक है, जिसमें से 19 यूटी से है, बाकी का रिमेनिंग स्टेट से। ठीक, उसके बाद क्या मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो कितना सकता है? 550। 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है। सही है, जिसमें से 530 मेंबर स्टेट से और 20 मेंबर यूटी से। सही है, अब मेन मुद्दा कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मुद्दा स्टार्ट होता है यहाँ से कि भैया नोट करके आप दिमाग में रख लो कि पहले जो नॉमिनेटेड मेंबर का जो कॉन्सेप्ट था लोकसभा में, वो अब कहानी ख़त्म कर दी गई है। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अब नहीं है लोकसभा में। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, ख़त्म कर दी गई है बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। सही है, अब कोई भी लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। आप याद रख लो, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया है? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। लॉकडाउन के टाइम में ये कहानी ख़त्म कर दी गई थी। SC/ST रिजर्वेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 230, ठीक है, बाई 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2030 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। रिजर्वेशन किसका? रिजर्वेशन SC का, ST का। ठीक है, 2019 में 2019 में।
आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आता आपको याद रखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा से कहानी जो है ख़त्म कर दी गई है और SC/ST का जो रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जो रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि भैया ड्यूरेशन जो है पार्लियामेंट का, वो ये लोकसभा का क्या है। नॉर्मल टर्म 5 साल तक होता है लोकसभा का, आपको ये बात पता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व एनी टाइम एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट जो है किसी भी टाइम पे डिसॉल्व कर सकता है भैया लोकसभा को, ठीक है, और ये चीज़ जुडिशियल रिव्यू के अंदर में नहीं आती है, ठीक है, नोट कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू। आगे चलते हैं, वैकेटिंग ऑफ सीट। लोकसभा में वैकेटिंग ऑफ सीट की क्या कहानी है। या कोई भी लोकसभा में क्या कहानी है वैकेटिंग ऑफ सीट्स की, डबल मेंबरशिप, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों का कहानी चलेगा, राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों का, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कहानी है। पहला तो है डबल मेंबरशिप। अगर डबल मेंबरशिप लेते हैं तो ए मेंबर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट साइमल्टेनियसली, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा का कोई भी एक बंदा एक साथ मेंबर नहीं हो सकता है। लॉजिक भी नहीं बनता कि भैया एक बंदा जो है दोनों हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में मेंबर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये कहानी ऐसा नहीं हो सकता है। कहानी के एक एक करके अब चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं क्या कहानी है। विदिन 10 days इफ़ ही या शी डज नॉट डिक्लेयर देन राज्यसभा सीट ऑटोमेटिकली वैकेट। लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है, दोनों में इलेक्ट होके आ गया बंदा। अब अगर 10 days के अंदर में ये क्लेरिफाई नहीं करता है कि कौन सा हाउस में रहना है, तो राज्यसभा का जो सीट है वो ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि लोकसभा का सीट तो ज़्यादा पावरफुल है, तो राज्यसभा का सीट जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इस सिचुएशन में जब दोनों हाउस में इलेक्ट होकर आए तब, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिचुएशन क्या है, इफ़ अ सीटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस, ठीक है, ये पहला हाउस है, कोई भी हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो सकता है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो सकता है, पहला हाउस है और ये दूसरा हाउस है। अब पहला हाउस में इलेक्टेड है ये, ठीक है, पहला हाउस में इलेक्टेड है, इज़ ऑल्सो इलेक्टेड टू सेकंड हाउस, इसमें भी इलेक्टेड हो गया ये, यहाँ से भी लड़ा, इस राज्यसभा वाला या लोकसभा जो भी सेकंड हाउस है तो उसमें भी वो इलेक्ट हो गया। तो लॉजिक क्या निकलता है कि इसका मतलब या जो फर्स्ट हाउस था वो आपको पसंद नहीं था, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हाउस को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, सेकंड हाउस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। सीट ऑफ द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, यहाँ ऑलरेडी इलेक्टेड थे, मन किया यहाँ से भी लड़ लेते हैं, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, तो सेकंड हाउस से भी इलेक्टेड हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट हाउस जो है वो आपको पसंद नहीं था, इसलिए मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाएगी और सेकंड हाउस का रह जाएगा, चाहे वो कोई भी हाउस हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा सिचुएशन क्या है। तीसरा सिचुएशन है कि इफ़ अ पर्सन इलेक्टेड टू सीट्स इन अ हाउस, एक ही हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है। अब यह 2 सीट से लड़ता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, कोई भी एक बंदा है जो वाराणसी से भी लड़ रहा हो, ठीक है, ठीक है, और कोई एक और सीट से अयोध्या से भी लड़ लिया। अब पता ये चला दोनों सीट से जीत गया, तब कोई एक सीट को तो वैकेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्या कहानी है देखते हैं। इफ़ ए पर्सन इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन ए हाउस द पर्सन शुड चूज 1 सीट, अदरवाइज बोथ सीट बिकम वैकेंट, ठीक है। इस पर्सन को जो लोकसभा हो या राज्यसभा हो 2 सीट से लड़ा था, ठीक है, किसी दोनों सीट से जीत जाता है, इसमें ये सिचुएशन हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकता है। तो अगर दोनों सीट से जीत जाता है तो किसी एक सीट को वैकेंट करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों सीट हाथ से चला जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है। मान लिया लोकसभा में इलेक्ट हुआ 2 सीट से, तो ये दोनों सीट ख़त्म हो जाएगा। अगर चूज़ नहीं किया किसी एक सीट को, तो अगर राज्यसभा से 2 सीट से लड़ता है और
दोनों सीट से जीत जाता है और किसी एक सीट को वैकेंट नहीं करता है तो दोनों सीट चला जाएगा यहाँ से भी। क्लियर है? आगे चलते हैं। सिमिलरली ए पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली, ठीक है, पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी बंदा एक साथ मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, विद इन 14 डेज अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो 14 डेज में ही या शी हैज़ टू रिज़ाइन इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में 14 दिन के अंदर में, 14 दिन के अंदर में रिज़ाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज सीट इन द पार्लियामेंट बिकम वैकेंट। नहीं तो पार्लियामेंट का सीट जो है वैकेंट हो जाएगा भाई। क्लियर मामला है। यहाँ है पार्लियामेंट ऊपर में, यह है स्टेट लेजिस्लेचर नीचे में। ठीक है, और दोनों में आप इलेक्ट हो गए, यहाँ भी इलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ भी इलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको 14 दिन के अंदर में, ठीक है, ये सीट को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसको नहीं छोड़ते इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर वाले सीट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो पार्लियामेंट का सीट जो है वैकेंट कर दिया जाएगा अगर 14 डेज़ में अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो। आगे चलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखते हैं अब्सेंस, डिस्क्वालीफाइड और रेजिग्नेशन की क्या कहानी है। रेजिग्नेशन लेटर टू स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड टू द चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, अगर रेजिग्नेशन लेटर देना है तो यहाँ पर किसको, स्पीकर को, और यहाँ चेयरमैन को। कुछ खास है नहीं। ओथ कौन दिलवाता है भैया? प्रेसिडेंट। जितने एमपी है सबका ओथ प्रेसिडेंट को ही दिलाने का काम है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्पीकर ही इम्पोर्टेंट है और चेयरमैन दोनों। ठीक है, अब एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में सबसे पहले देखते हैं स्पीकर के बारे में क्या कहानी है। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए मामला कि स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है भैया? लोकसभा के मेंबर। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग कहानी खत्म हो जाएगा। वैकेंसी सीज टू बी ए मेंबर ऑफ एमपी। कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिससे उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सीट है वो वही सीज कर लिया जाता है, तो ख़त्म हो जाएगी कहानी। रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर रिज़ाइन कर देता है, किसको देकर? डिप्टी स्पीकर को। यहाँ से एक सवाल बन जाता है कि स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है भैया? तो डिप्टी स्पीकर को देता है। ये मत सोच लेना कि प्रेसिडेंट को देता है। किनको? डिप्टी स्पीकर को। आगे चलते हैं। ही या शी रिमूव्ड बाई ए रेजोल्यूशन पास्ड बाई इफेक्टिव मेजोरिटी इन द लोकसभा विद गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस टू द स्पीकर। 14 दिन एडवांस नोटिस आप देकर इनको रिमूव कर सकते हैं बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, आगे चलते हैं कहानी। ये सारा सिचुएशन है जिससे वैकेंसी क्रिएट हो सकता है स्पीकर का। आगे चलते हैं। इफ़ रेजोल्यूशन इज़ अंडर कंसिडरेशन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भैया कास्टिंग वोट कब करेगा स्पीकर। तो दो ही सिचुएशन है, एक तो नॉर्मल जब चल रहा हो कहानी हाउस की, तब नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, नॉर्मली हाउस चल रहा है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा जब डेडलॉक क्रिएट हो, डेडलॉक क्रिएट हो मतलब कि टाई वाला सिचुएशन आ जाए, तब जो है स्पीकर जो है अपना वोट करेगा, जिसको कहते हैं कास्टिंग वोट। ठीक है, कब सिचुएशन? जब टाई का सिचुएशन हो या डेडलॉक का सिचुएशन हो। इस सिचुएशन में स्पीकर कहेगा भैया कि अब तो टाई हो गया सर, अब आप चेयर से उठिए और वोट कर दीजिए ताकि ये डेडलॉक ख़त्म हो। ये नॉर्मल सिचुएशन है, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा टाई या डेडलॉक की। लेकिन एक सिचुएशन ये अराइज होता है कि अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया हो अंडर कंसिडरेशन, मतलब रिमूवल का जो है वो प्रोसेस चल रहा हो, तब क्या होगा? ही या सी कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड नोट ऑन द इक्वलिटी ऑफ द वोट। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में ये होगा कि ही या सी कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अब नॉर्मल हो गया बंदा, अब जो स्पीकर था आकर बैठ गया यहाँ कुर्सी पे। अब जब बिल जब
इंट्रोड्यूस होगा तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोटिंग करेगा वो, जैसे सारा मेंबर कर रहा है वैसे वो भी मेंबर वोटिंग करेगा। अब कास्टिंग वोट की कहानी नहीं होगी, ठीक है। अब टाई भी हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके खिलाफ जो है रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए वो अब जो है नॉर्मल एमपी बन गया, वो स्पीकर नहीं रहा। तो अब जैसे सब वोट कर रहा है वैसे वो भी वोट करेगा, ठीक है, कास्ट वोट अपना नहीं करेगा। He or she can vote in the first instance and not on the equality of the vote or tie। जबकि जब प्रेसिडेंट हुआ करता था ये, जब रिमूवल प्रोसेस नहीं चल रहा है तब कास्टिंग वोट अपना इस्तेमाल करता था, मतलब जब टाई हो जाता था सिचुएशन तब, जब डेडलॉक क्रिएट हो जाता था तब, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ लोकसभा डिसॉल्व्ड स्पीकर डज नॉट वैकेट सीट टिल न्यूली इलेक्टेड लोकसभा डिसॉल्व हो जाने के बाद भी स्पीकर जो है वो बना रहता था, कब तक, जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा ना हो जाए। उसके बाद जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आ जाएगा वहाँ स्पीकर चुना जाएगा, उसके बाद स्पीकर अपना पद छोड़ देगा। एक एक करके आगे पढ़ते हैं। पावर, फंक्शन और रोल क्या है स्पीकर का, पावर क्या है, रोल क्या है, फंक्शन क्या है, सारा कहानी देखते हैं। स्पीकर मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, ठीक है। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट एडजोर्न द हाउस, सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। अब कोरम भी हम लोग देख लेंगे क्या कहानी है। तो क्या क्या कहानी है, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं फिर से। सच बोल द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सारा कहानी इनके हाथ में ही है, ठीक है। द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट, ठीक है, और द एडजोर्न द हाउस एंड द सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द कोरम। अगर कोरम नहीं कंप्लीट होता है, 1/10 में अगर प्रेजेंट नहीं है तो सस्पेंड कर दिया जाएगा हाउस को, ठीक है। आगे देखते हैं कोरम का क्या कहानी है। कोरम क्या है, कोरम है भाई मिनिमम स्ट्रेंथ फॉर कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस, मतलब 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जितना हाउस का स्ट्रेंथ है उसका 1/10 मेंबर एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट को रन करने के लिए। 1/10 मेंबर मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए, ठीक है। स्पीकर क्या है, स्पीकर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट कैन वोट इन द केस ऑफ टाई कॉल्ड कास्टिंग वोट। आपको बता चुके हैं, सेम सिचुएशन वही है, कुछ नहीं कि स्पीकर नॉर्मल टर्म में भैया अपना कास्टिंग वोट को इस्तेमाल करता है, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं देता है। मान लिया कि जब पता ही चल गया कि भैया जो है ये वोटिंग हुई, ठीक है, या कोई नो बोल रहा है कोई यस बोल रहा है, ठीक है, तो या तो यस वाला ज़्यादा होगा या तो नो वाला ज़्यादा होगा। जब यहीं पे डिसीजन हो गया तो मेरा रोल ही क्या है, रोल तो मेरा तब आएगा जब टाई हो जाएगा दोनों मामला, नो इक्वल टू यस हो जाएगा, ठीक है, तब हम आएंगे और किसी एक तरफ वोट करेंगे, डेडलॉक को ख़त्म करेंगे। आगे चलते हैं। प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, अगर लोकसभा ऑर्डिनरी बिल के लिए अगर लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो एक ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट है। जब ज्वाइंट सिटिंग होगा तो प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर, ठीक है। स्पीकर अलाउ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, ये अलाउ कर सकता है सीक्रेट सिटिंग किसी ऐसा, जब भी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो। स्पीकर डिसाइड ए बिल इज़ मनी बिल और नॉट, ये इम्पोर्टेंट है, मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा, डैट डिसाइडेड बाय द स्पीकर। स्पीकर डिसाइड करेगा कि बिल मनी बिल है या नहीं है। स्पीकर अलाउस, स्पीकर डिसाइड ए बिल इज़ मनी बिल और नॉट, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ही डिसाइड द ग्राउंड वेदर ए मिनिस्टर और मेंबर ऑफ लोकसभा डिस्क्वालीफाइड और नॉट, से कौन सा ग्राउंड पे कौन डिस्क्वालीफाइड होगा या नहीं होगा। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना ही कि नहीं करना है ओम बिरला डिसाइड करते हैं भैया, लेकिन इनको डिस्क्वालीफाई कर लिया गया था। आगे चलते हैं। अब सिक्योरिटी क्या है भैया स्पीकर की, इतना बड़ा पद है तो कोई सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए भैया। इफेक्टिव मेजोरिटी से जो है इनको ख़त्म किया जाता है, मतलब इनके रिमूवल प्रोसेस को चलाया जाता है। रिमूव्ड ओनली बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी,
एंड रेजोल्यूशन डिस्कस्ड ओनली व्हेन 50 मेंबर सपोर्टेड फॉर रेजोल्यूशन। इसका रेजोल्यूशन तभी प्रोसीड किया जाएगा जब एटलीस्ट 50 मेंबर जो है वो सपोर्ट करेगा रेजोल्यूशन को। उसके बाद जो है प्रोसेस को शुरू किया जाएगा और इफ़ेक्टिव मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा बिल को, ठीक है, या रेजोल्यूशन को। उसके बाद जो है स्पीकर रिमूव्ड होगा वहाँ से। आगे चलते हैं, डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं। डिप्टी स्पीकर की क्या कहानी है। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, जैसे कि स्पीकर इलेक्ट हुआ करता था वैसे डिप्टी स्पीकर की कहानी है। वैकेंसी सेम सिचुएशन है, सीज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का अगर मेंबर ही सीज कर लिया गया हो तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा भैया, स्पीकर को। रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी विद 14 डेज एडवांस नोटिस। सेम सिचुएशन है, इनका भी जो है रिमूवल हुआ इफेक्टिव मेजोरिटी से और 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट करके आपको क्या लिखना है। जो अक्सर के दिमाग में ये होता है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो सबऑर्डिनेट है स्पीकर का, लेकिन ऐसा कहानी नहीं है सर। नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के में जो रिलेशनशिप है वो ये है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है स्पीकर का, ये बात आपको याद रखना है। स्पेशल प्रिविलेज क्या मिला है डिप्टी स्पीकर को कि कोई भी मीटिंग हो, अब मतलब कि उनको अपॉइंट किया गया हो किसी भी जो है कमेटी के लिए, तो बिकम चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑटोमेटिकली। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कमेटी के लिए अगर इनको अपॉइंट किया गया हो डिप्टी स्पीकर को तो ऑटोमेटिकली उनका चेयरमैन बन जाएंगे ये, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। आगे चलते हैं, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइडेड द हाउस ही या सी कैन, वही कहानी, जब ये प्रिसाइड करेगा हाउस को तो वोट इन द केस ऑफ द टाई, टाई जब हो जाएगा तब भी वोट करेंगे ये। नोट इन द केस ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेगा, ठीक है, डिप्टी स्पीकर। जब टाई का सिचुएशन आएगा या डेडलॉक का सिचुएशन आएगा तभी जो है डिप्टी स्पीकर वोट करेगा। जब भी कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जब ये प्रिसाइड कर रहा हो हाउस को तो सेम सिचुएशन रहेगा स्पीकर के जैसा। जनरली स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का होता है। जनरली ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जनरली ऐसा कहानी है। अब कुछ फैक्ट को देख लेते हैं जहाँ से सवाल बन सकता है कि फर्स्ट स्पीकर जो थे, ठीक है, फर्स्ट स्पीकर की बात हो रही है यहाँ पे इंडियन, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी देखेंगे कभी कहीं ऐसा फ्रेडरिक वाइट तो नहीं दे दिया हो, तो ये आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट स्पीकर जो थे फ्रेडरिक वाइट। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर का नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा। अभी 1925 वाला जब इलेक्शन होता है तो उनमें जो है विट्ठल भाई पटेल को फर्स्ट इंडियन स्पीकर कह लो या फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर कह लो, ठीक है, दोनों बात बराबर ही है। और विट्ठल भाई पटेल को बनाया जाता है, विट्ठल भाई पटेल को फर्स्ट इंडियन स्पीकर और फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर, दोनों का आंसर क्या है, विट्ठल भाई पटेल। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, जब लोकसभा बनते हैं तो फर्स्ट स्पीकर कौन होते हैं, आपको ये बात तो पता है 100%, जीवी मावलंकर, ठीक है। स्पीकर प्रोटेम के बारे में देखते हैं, यहाँ सवाल बन सकता है, फैक्ट है। स्पीकर प्रोटेम पढ़ते हैं, टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट एज ए स्पीकर बाई प्रेसिडेंट, ठीक है, ये स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम टेम्प्रोरी अपॉइंटेड एज ए स्पीकर बाय द प्रेसिडेंट। प्रिसाइडेड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली लोकसभा, ठीक है। अब न्यूली लोकसभा इलेक्टेड हुआ तो स्पीकर प्रोटेम बनाया जाता है, ठीक है। अभी जो स्पीकर प्रोटेम है ये क्या करेंगे भैया, जो प्रिसाइड करेंगे फर्स्ट मीटिंग जो लोकसभा की हुई है। मेन ड्यूटी क्या है स्पीकर प्रोटेम का, टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द न्यूली इलेक्टेड एमपीज। जितना भी न्यूली इलेक्टेड एमपीज है उन सब को ओथ दिलाने का काम किसका है भैया, तो ओथ दिलाने का काम है स्पीकर प्रोटेम का। टेम्प्रोरी इनको बनाया इसलिए गया है, ठीक है।
अब देखते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बात पता आपको कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही चेयरमैन होते हैं किनके, राज्यसभा के। ही यूज़ ओनली कास्टिंग वोट। देखो ऐसे नॉर्मली तो ये वोट नहीं करते हैं, लेकिन कभी सिचुएशन टाई किया गई, इक्वल किया गई भैया, नो इक्वल टू यस हो गया, तो ये टाई का सिचुएशन आ गया तब वो वोट करेंगे। ठीक है, कौन, चेयरमैन। याद रखना, ऐसा नहीं कि ये वोट नहीं करते हैं, सिर्फ कास्टिंग वोट ही अपना करते हैं, मतलब जो डेडलॉक क्रिएट होता है तब। इट रिमूवल प्रोसीजर ही कैन सीट बट कांट वोट। ठीक है, अगर रिमूवल प्रोसीजर चल रहा हो तो वो बैठेंगे लेकिन वोट नहीं करेंगे। ऐसे भी वहाँ के वो तो मेंबर हैं नहीं, तो वोट क्यों ही करेंगे, लॉजिक है। आगे चलते हैं, डिप्टी चेयरमैन के बारे में देखते हैं। नॉट सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन। सेम सिचुएशन, डिप्टी स्पीकर भी सबऑर्डिनेट नहीं है स्पीकर के, और डिप्टी चेयरमैन भी सबऑर्डिनेट नहीं है चेयरमैन के। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दी राज्यसभा। कभी ऐसा स्टेटमेंट में आ जाएगा, मुसीबत में काम देगा। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दी राज्यसभा। आगे चलते हैं, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या क्या कहानी है। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट में समनिंग, ठीक है, प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मैक्सिमम गैप डज नॉट एक्सीड 6 मंथ। 6 महीना से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के सीटिंग में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो है समन करते हैं किनको, हाउस को भैया। 6 महीना से लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना, 6 महीना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 3 सेशन होता है पार्लियामेंट का। कौन कौन सा 3 सेशन देखते हैं। बजट है पहला, बजट सेशन जो फरवरी टू मई चलता है। ठीक है, फिर दूसरा है मानसून सेशन जो चलता है जुलाई से सितंबर तक। ठीक है, जो अभी चल रहा है। विंटर सेशन, ठीक है, नवंबर से दिसंबर तक। इस तरीके से 3 सेशन है, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। ठीक है, बजट सेशन चलेगा फरवरी टू मई तक, जुलाई से सितंबर चलेगा मानसून, और नवंबर दिसंबर चलेगा, नवंबर से दिसंबर तक चलेगा विंटर सेशन। ठीक है, यहाँ से सवाल बनता है, 3 सेशन होता है भैया। पिछले बार कितना सेशन होता है सिर्फ ये पूछ दिया गया था, PYQ आया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, एडजर्नमेंट का क्या कहानी है। ठीक है, एक तो हो गया समन, एक हो गया एडजर्नमेंट बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, किनके द्वारा किया जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा। द सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज टर्मिनेटेड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड टाइम के लिए जो है पार्लियामेंट के सीटिंग को जो है, सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए पार्लियामेंट के सीटिंग को क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। फिक्स्ड है यहाँ पे टाइम। ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम है। मेन प्रॉब्लम तो यह है एडजर्नमेंट सिन डाई में। ठीक है, एडजर्नमेंट सिन डाई की जो कहानी है, इनफाइनाइट पीरियड के लिए यहाँ पे टर्मिनेट तो किया जाता है। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट पीरियड के लिए यहाँ पे टाइम नहीं होता है फिक्स। बस यही याद रखना है, एडजर्नमेंट में टाइम फिक्स होता है, स्पेसिफाइड टाइम होता है। एडजर्नमेंट सिन डाई में, ठीक है, इनफाइनाइट पीरियड के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, प्रोरोगेशन पढ़ते हैं। प्रोरोगेशन की क्या कहानी है, टर्मिनेट सेशन प्लस सीटिंग ऑल्सो बाय द प्रेसिडेंट। जब मेन मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोरोगेशन में पहली बात ये कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, स्पीकर के द्वारा नहीं किया जाता है। और इसमें सीटिंग तो टर्मिनेट होता ही है, लेकिन सेशन भी टर्मिनेट हो जाता है, जो 3 सेशन हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मानसून, बजट और विंटर सेशन। तो ये सेशन भी वहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है प्रोरोगेशन में। किनके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। एडजर्नमेंट सिन डाई इनफाइनाइट पीरियड के लिए, एडजर्नमेंट फाइनाइट पीरियड के लिए, मतलब स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। डिसोल्यूशन कौन करेगा भैया, राज्यसभा कांट बी डिसॉल्व। पता है कि परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो लोकसभा ही सिर्फ डिसॉल्व होगा। और लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है, आपको ये बात पता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिल पेंडिंग। अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि भैया इसमें बिल लैप्स करेगा, कब लैप्स करेगा, कब लैप्स नहीं करेगा। सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात आपको याद रखना है और सब मसला एक ही बार में सॉल्व। क्या याद रखना है, ठीक है, बिल लैप्स करेगा।
ठीक है। कब करेगा? सिर्फ एक ही सिचुएशन में। कौन सा सिचुएशन? ओनली व्हेन बिल टचेज बाय लोकसभा एंड नोट टचेज बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। कब? जब बिल जो है टच करेगा लोकसभा को, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जो है बिल नहीं जाना चाहिए। बस ये सिचुएशन याद रखो। ऐसा दो ही सिचुएशन निकल कर आएगा जब बिल लैप्स कर जाएगा। कौन कौन सा दो सिचुएशन निकल कर आएगा देखते हैं हम लोग। भाई लोकसभा, यहाँ देखते हैं क्या पहला तो क्या, बिल पेंडिंग इन द लोकसभा। ठीक है, बिल जो है पेंडिंग है लोकसभा में। अब बिल पेंडिंग है लोकसभा में तो भैया चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बिल यहाँ यहीं से ओरिजिनेट हो, यहीं पेंडिंग हो, या ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा में बिल पास हुआ हो, वहाँ से यहाँ आ गया हो, लोकसभा में आ गया हो यहाँ से पास करने के लिए। तो इधर ओरिजिनेटेड और ट्रांसमिटेड बाय द राज्यसभा, या तो लोकसभा में ओरिजिनेट हो या ट्रांसमिट होकर आया हो राज्यसभा से। यानी कि लोकसभा में टच है बिल, प्रेसिडेंट के पास अभी नहीं गया। यही हम लोग के पास सिचुएशन था कि लोकसभा से तो टच करे लेकिन प्रेसिडेंट के पास टच नहीं होना चाहिए। बस यही एक सिचुएशन है जहाँ पे बिल लैप्स कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में बिल लैप्स कर जाएगा क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं आया अभी तक, प्रेसिडेंट का नामो निशान नहीं है। ठीक है, बिल जो है लोकसभा को टच किया, कहानी खत्म है, बिल लैप्स कर जाएगा। उसका दूसरा सिचुएशन क्या है? इसी सेम कॉन्सेप्ट में दूसरा सिचुएशन निकलता है कि बिल पास्ड बाय द लोकसभा। ठीक है, अब पेंडिंग नहीं है, वहाँ से पास कर दिया गया और भेज दिया गया राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है क्योंकि पेंडिंग इसको रखना पड़ेगा क्योंकि हमको प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजना है। तो सिचुएशन यही क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का रोल नहीं है। ठीक है, पेंडिंग है राज्यसभा में, प्रेसिडेंट के पास अभी बिल नहीं गया, लेकिन लोकसभा टच कर दिया यहाँ पे भी, और लोकसभा यहाँ पे भी टच कर दिया था बिल को। बस यही वो दो सिचुएशन है जब बिल लैप्स करेगा। बाकी कोई भी सिचुएशन बना लो, कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, किसी में भी बिल लैप्स नहीं करेगा, कोई भी सिचुएशन रहे। ठीक है, पाँच छः सिचुएशन है जिसमें से यही दो सिचुएशन है जिसमें बिल लैप्स करेगा। बाकी कोई भी सिचुएशन आए सीधा बिल लैप्स नहीं करेगा, मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को MCQ तो सॉल्व करना है, यही ट्रिक लगाना है। सेक्रेट बैलेट की क्या कहानी है? कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार देख लो। ग्रीन के लिए आइज, रेड के लिए नोज और येलो के लिए एब्सटेन। कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं। जो भी लक्ष्मीकांत में है एक एक नज़र सब दौड़ा देंगे तो ज़्यादा बेटर है। लैंग्वेज का क्या कहानी है? लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दिया हुआ है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगा ये चैप्टर, इसलिए 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 तक यहीं रखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में यहीं से हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज से शुरू करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग ये पार्ट 2 में।